हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, लूसेंट जीके साइंस में दोस्तों आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं आज केमिस्ट्री विज्ञान की, और केमिस्ट्री साइंस में हम लोग केमिस्ट्री के मेन टॉपिक्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ है काला रंग। मिस्र के लोग काली मिट्टी को केमी कहते थे, और प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को केमिटिंग कहा जाता है। लेवोसॉयर के रसायन विज्ञान को जनक कहा जाता है। लेवोसॉयर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों पदार्थ एवं उसकी प्रगति के बारे में। पदार्थ यानी मैटर, दुनिया का कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, उसका द्रव्यमान होता हो, तो जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती हो, पदार्थ कहलाती है या मैटर कहलाती है। उदाहरण के लिए जैसे कि जल, हवा, बालू आदि। प्रारंभ में भारतीयों और यूनानियों का अनुमान था कि प्रकृति की सारी वस्तुएं 5 तत्वों के संयोग से बनी हैं। ये 5 तत्व हैं क्षैतिज, जल, पावक, गगन एवं समीर। भारत के महान ऋषि कणाद के अनुसार सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिसे परमाणु कहा गया है। अब हम लोग बात करेंगे पदार्थों के वर्गीकरण के। पदार्थ को 2 बेसिक भागों में बांटा गया है। एक है भौतिक वर्गीकरण, एक है रासायनिक वर्गीकरण। जब भौतिक वर्गीकरण की बात करते हैं तो इसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस यानी ठोस, द्रव और गैस की बात करते हैं। जब रासायनिक वर्गीकरण की बात करते हैं तो इसमें शुद्ध पदार्थ और मिश्रण की बात करते हैं। शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक आते हैं। तत्व में हम लोग बात करते हैं धात्विक तत्व और अधात्विक की, जबकि यौगिक जो होता है इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक के बारे में बात करते हैं। मिश्रण 2 तरह के होते हैं यहाँ पर, समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। अब हम लोग बात करेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस की। ठोस पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, यानी इसमें आकार भी निश्चित होगा और आयतन भी दोनों निश्चित होगा, तो वो कहलाता है ठोस कहलाता है। जैसे कि लोहे की छड़, लकड़ी की कुर्सी, बर्फ़ का टुकड़ा, ये हमारे सब सॉलिड में आते हैं। जब लिक्विड की बात करते हैं तो पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित हो, वो द्रव कहलाता है। जैसे अल्कोहल, पानी, तारपीन का तेल, मिट्टी का तेल आदि। गैस की बात करते हैं दोस्तों तो पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित हो, यानी यहाँ पर ना तो आकार निश्चित है ना ही आयतन निश्चित है। तो जब आकार एवं आयतन दोनों ही अनिश्चित हो तो वह गैस कहलाता है, जैसे हवा, ऑक्सीजन आदि। गैसों का कोई पृष्ठ नहीं होता है जिसका विषण बहुत अधिक होता है तथा इसे आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है। बात करते हैं आगे तो ताप एवं दाब में परिवर्तन करके किसी भी पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है, परंतु इसके अपवाद भी हैं, जैसे लकड़ी, पत्थर या केवल ठोस अवस्था में ही रहते हैं। जल तीनों भौतिक अवस्था में रह सकता है। पदार्थ की तीनों भौतिक अवस्थाओं में निम्न रूप में साम्य होता है, जैसे ठोस, द्रव, गैस। उदाहरण के लिए जल। आगे दोस्तों हम लोग बात करते हैं तो कुछ पदार्थ गर्म करके सीधे ठोस रूप में गैस में बन जाते हैं, इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे आयोडीन, कपूर, वो सीधे आपको गर्म करने पर वो गैस बन जाते हैं, आयोडीन और कपूर। पदार्थ की चौथी अवस्था को प्लाज्मा एवं 5वीं अवस्था को बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्व एवं उनका प्रतिशत। ऑक्सीजन 46.60%, भूपटल में सिलिकॉन 27.72%, एल्युमिनियम 8.13%, लोहा 5%, कैल्शियम 3.6%, सोडियम 2.83%, पोटेशियम 2.59%, मैग्नीशियम 2.9%, टाइटेनियम 0.40% और हाइड्रोजन 0.14, यानी कुल मिलाकर प्रथम 10 तत्व जो हैं वो 99.14%। बात करते हैं एलिमेंट या तत्व की। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी ज्ञात भौतिक एवं रासायनिक विधियों से ना तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है और ना ही अन्य सरल पदार्थों के योग से बनाया जा सकता है। जैसे
सोना, चांदी, ऑक्सीजन आदि। यौगिक या कंपाउंड, वह शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने हैं, उन्हें यौगिक कहते हैं। यौगिक के गुण उनके अवयव तत्वों के गुणों से भिन्न होता है। जैसे जल ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। इसमें ऑक्सीजन जलने में सहायक होता है और हाइड्रोजन खुद जलता है, लेकिन इन दोनों को का यौगिक जल आग को बुझा देता है। नेक्स्ट बात करते हैं मिश्रण की। मिश्रण का मतलब यहाँ पर वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों से किसी भी अनुपात में मिलने से प्राप्त होता है, मिश्रण कहलाता है। इसे सरल यांत्रिक विधि द्वारा पुनः प्रारंभिक अवयवों में प्राप्त किया जा सकता है, जैसे हवा। समांग मिश्रण यानी होमोजेनियस मिश्रण। होमोजेनियस की जब हम लोग बात करते हैं तो निश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने में समांग मिश्रण का निर्माण होता है। प्रत्येक भाग में के गुण धर्म एक समान होते हैं, जैसे चीनी या नमक का जलीय विलयन, हवा आदि। विषमांग मिश्रण या हेटेरोजीनियस की जब हम लोग बात करते हैं तो अनिश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से विषमांग मिश्रण का निर्माण होता है। प्रत्येक भाग के गुण उनके संगठन भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे बारूद और कुहासा आदि। अब हम लोग बात करेंगे सामान्य शरीर के तत्वों की औसत मात्रा के बारे में। तत्व और प्रतिशत। ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3, कैल्शियम 2, फास्फोरस 1, पोटेशियम 0.35, सल्फर 0.25, सोडियम 0.15, क्लोरीन 0.15, मैग्नीशियम 0.05, लोहा 0.004 और अन्य तत्व 0.046। हम लोग बात करेंगे मिश्रण को अलग करने की कुछ प्रमुख विधियाँ, जिनको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन या रावाकरण। इस विधि के द्वारा अकार्बनिक ठोस मिश्रण को अलग किया जा सकता है। इस विधि में अशुद्ध ठोस मिश्रण को उचित विलायक या सॉल्वेंट के साथ मिलकर गर्म किया जाता है और तथा गर्म अवस्था में ही कीप द्वारा छान लिया जाता है। छानने के बाद विलयन को कम ताप पर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। ठंडा होने पर शुद्ध पदार्थ क्रिस्टल के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है। जैसे शर्करा और नमक के श्रमण मिश्रण को इथाइल अल्कोहल में 348 केल्विन ताप पर गर्म करके इस विधि द्वारा अलग किया जाता है। ध्यान रखिए दोस्तों, शर्करा और नमक के मिश्रण को इथाइल अल्कोहल में 348 केल्विन ताप पर गर्म करके इस विधि द्वारा अलग किया जाता है। दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं आसवन विधि या डिस्टिलेशन की। जब दो द्रवों के क्वथनांगों में अंतर अधिक होता है तो उसके मिश्रण को आसवन विधि से पृथक करते हैं, अर्थात यह द्रवों के मिश्रण को अलग करने की विधि होती है। इसका प्रथम भाग वाष्पीकरण या वेपोराइजेशन एवं दूसरा भाग कंडेंसेशन होता है। सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन। इस विधि के द्वारा दो ऐसे ठोस के मिश्रण को अलग करते हैं जिसमें एक ठोस ऊर्ध्वपातित या सब्लिमेट हो, दूसरा नहीं हो। इस विधि से कपूर, नेप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड और एंथ्रेसीन आदि को अलग करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग आंशिक आसवन यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इस विधि से वैसे मिश्रित द्रवों को अलग करते हैं जिनके क्वथनांकों में अंतर बहुत कम होता है। खनिज तेल या कच्चे तेल में से शुद्ध डीजल, पेट्रोल, मिट्टी के तेल, कोल तार आदि इसी विधि द्वारा अलग किया जाता है। बात करते हैं वर्णलेखन या क्रोमेटोग्राफी। यह विधि इस तथ्य पर आधारित है कि किसी मिश्रण के विभिन्न घटकों का अवशोषण या एब्जॉर्बेशन क्षमता भिन्न भिन्न होती है तथा वे किसी अधिशोषक पदार्थ में विभिन्न दूरियों पर अवशोषित होते हैं। इस प्रकार वे पृथक कर लिए जाते हैं, जिनको बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी या वर्णलेखन। नेक्स्ट स्टीम डिस्टिलेशन या भाप आसवन। इस विधि से कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध किया जाता है जो जल में अघुलनशील होता है परंतु भाप के साथ वाष्पशील होता है। इस विधि द्वारा विशेष रूप से उन पदार्थों को शुद्धिकरण किया जाता है जो अपने क्वथनांक पर अपघटित हो जाते हैं, जैसे एसोटीन, मैथाइल अल्कोहल आदि। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन या चेंज इन स्टेट, जिसमें पहले बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट की। गर्म करने पर जब ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होते हैं तो उनमें से अधिकांश में यह परिवर्तन एक
विशेष दाब पर तथा एक नियत ताप पर होता है। यह नियत ताप वस्तु का द्रवणांक या मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। जब तक पदार्थ गलता है रहता है तब तक ताप स्थिर रहता है यदि विशेष दाब नियत रहे। अब हम लोग बात करेंगे हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट की। किसी विशेष दाब पर या नियत ताप जिस पर कोई द्रव जमता है हिमांक कहलाता है। समानतः पदार्थ का द्रवणांक या हिमांक का मान बराबर होता है। जैसे बर्फ का द्रवणांक एवं हिमकांक 0 डिग्री सेल्सियस। अशुद्धियों की उपस्थिति में पदार्थ का हिमांक और द्रवणांक दोनों कम हो जाता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं द्रवणांक पर दाब का प्रभाव। उन पदार्थों के द्रवणांक दाब बढ़ने से बढ़ जाते हैं जिनका आयतन गलने पर बढ़ जाता है। जैसे मोम, तांबा आदि। उन पदार्थों के द्रवणांक दाब बढ़ने से घट जाता है जिनका आयतन गलने से पर घट जाता है। जैसे बर्फ, ढलुआ लोहा आदि। गलने तथा जमने पर आयतन में परिवर्तन। चेंज ऑफ वॉल्यूम इन फ्यूजन एंड सॉलिडिफिकेशन। क्रिस्टलीय पदार्थों में से अधिकांश पदार्थ गलने पर आयतन में बढ़ जाते हैं। ऐसी दशा में ठोस अपने ही गले हुए द्रव में डूब जाता है। ढला हुआ लोहा, बर्फ, एंटीमनी, बिस्मिथ, पीतल आदि गलने पर आयतन में सिकुड़ते हैं। अतः इस प्रकार के ठोस अपने ही गले द्रव में प्लवन करते हैं। इसी विशेष गुण के कारण बर्फ का टुकड़ा गले हुए पानी में प्लवन करता है। सांचे में केवल वे पदार्थ डाले जा सकते हैं जो ठोस बनने या आयतन में बढ़ते हैं, क्योंकि तभी यह सांचे के आकार को पूर्णतः प्राप्त कर सकते हैं। मद्रुन धातु ऐसे पदार्थ के बने होते हैं जो जमने पर आयतन में बढ़ते हैं। चांदी या सोने की मुद्राएं ढाली नहीं जाती हैं, केवल मोहर लगाकर बनाई जाती हैं। अब हम लोग बात करेंगे आगे मिश्र धातु का द्रव्यांक यानी मेल्टिंग पॉइंट उन्हें बनाने वाले पदार्थों के गलनांक से कम होता है, क्योंकि अशुद्धियां डाल देने पर पदार्थ का गलनांक घट जाता है। हिमकारी मिश्रण या फ्रीजिंग मिक्सचर। किसी ठोस को उसके द्रवांक पर गलने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होगी, जो उसकी गुप्त ऊष्मा होगी। यह ऊष्मा साधारणतः बाहर से मिलती है। जैसे जल से बर्फ का टुकड़ा मिलने पर बर्फ गलेगी, परंतु गलने के लिए द्रवणांक पर यह जल में ऊष्मा लेगी, जिससे जल का तापमान घटने लगेगा और मिश्रण का ताप घट जाएगा। हिमकारी मिश्रण का बनना इसी सिद्धांत पर आधारित है। उदाहरण के लिए घर पर आइसक्रीम जमाने के लिए नमक का 1 भाग एवं बर्फ का 3 भाग मिलाया जाता है। इससे मिश्रण का ताप -22 डिग्री सेल्सियस प्राप्त होता है। वाष्पीकरण या वेपोराइजेशन। द्रव से वाष्प में परिगणित होने की क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। यह 2 प्रकार की होती है, वाष्पन या एवोप्रिएशन, दूसरा क्वथन या बॉइलिंग। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। वाष्पन की क्रिया निम्न बातों पर निर्भर करती है। क्वथनांक का कम होना। क्वथनांक जितना कम होगा वाष्पन की क्रिया उतनी ही अधिक तेजी से होगी। द्रव का ताप अधिक होने से वाष्पन अधिक होगा। द्रव के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक होने पर वाष्पन तेजी से होगा। द्रव के पृष्ठ पर वायु बदलने पर वाष्पन तेज होगा। द्रव के पृष्ठ पर वायु का दाब जितना ही कम होगा वाष्पन उतनी ही तेजी से होगा। द्रव के पृष्ठ पर वाष्प दाब जितना बढ़ता जाएगा वाष्पन की दर उतनी ही घटती जाएगी। क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट। दाब के किसी दिए हुए नियत मान के लिए वह नियत ताप है जिस पर कोई द्रव उबलकर द्रव अवस्था में वाष्प की अवस्था में परिवर्तित हो जाए। वह नियत ताप द्रव का क्वथनांक कहलाता है या बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। द्रव बढ़ाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है और दाब घटने से द्रव का क्वथनांक घट जाता है। अब हम लोग बात करेंगे परमाणु संरचना की, जिसमें कि पहले बात करते हैं एटम की। परमाणु तत्व का वह छोटा सा कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, परंतु सतत अवस्था में नहीं रह सकता है। परमाणु विद्युतः उदासीन होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे अणु या मॉलिक्यूल की। तत्व तथा यौगिक का वह छोटा सा कण
जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है अणु कहलाता है या मॉलिक्यूल कहलाता है। परमाणु भार या एटॉमिक वेट। किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करता है कि तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 का परमाणु के 1/12वां भाग द्रव्यमान अथवा हाइड्रोजन के 1.008 भाग द्रव्यमान से कितना गुना भारी है। मॉलिक्यूलर वेट की बात करते हैं कि किसी पदार्थ का अणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि किस पदार्थ का एक अणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12 भाग से कितना गुना भारी है। मोल कंसेप्ट। एक मोल किसी भी निश्चित सूत्र वाले पदार्थ की वह राशि है जिसमें इस पदार्थ के इकाई सूत्र की संख्या उतनी ही है जितनी शुद्ध कार्बन 12 आइसोटोप के ठीक 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या। मोल इकाई का मान। मोल का मान 6.022 गुणे 10⁻23 है। कार्बन के 12 ग्राम या एक मोल में 6.022 के गुणे 10⁻23 परमाणु है। 6.022 गुणे 10⁻23 को अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। मोल संख्या एवं द्रव्यमान दोनों का प्रतीक है। सन 1967 में मोल को इकाई रूप में स्वीकार किया गया। 20वीं शताब्दी में आधुनिक खोजों के परिणाम स्वरूप जे थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक आदि वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया कि परमाणु विभाज्य है तथा मुख्यतः 3 मूल कणों से मिलकर बना है जिन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन कहते हैं। प्रमुख मूल कणों की अभिलक्षण। मूल कण प्रतीक, आवेश, द्रव्यमान ग्राम में और द्रव्यमान AMU और खोजकर्ता। बात करते हैं इलेक्ट्रॉन -1 e, आवेश -1 और द्रव्यमान 9.1095 × 10⁻28 ग्राम और द्रव्यमान 0.000548 खोजकर्ता। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन 1p1 आवेश +1 और द्रव्यमान 1.6726 × 10⁻24 और द्रव्यमान 1.00733335 और प्रोटॉन की खोज गोल्ड स्टीन ने की थी। न्यूट्रॉन 0n1 आवेश 0 और द्रव्यमान 1.6749 × 10⁻24 ग्राम, द्रव्यमान की वैल्यू 1.008724 और इसकी खोज चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज गोल्ड स्टीन ने और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। नोट: सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश को सफलतापूर्वक निर्धारण मिली करने किया तेल बूंद प्रयोग विधि से। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रगति की खोज डी ब्रोगली ने की थी। पॉलीस्टॉन की खोज एंडरसन ने की थी। भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोसु ने के नाम पर विशिष्ट मूल कण बोसान का नाम रखा गया। लगभग द्रव्यमानहीन एवं आवेशहीन कण न्यूट्रॉनों की खोज पॉली ने 1930 में किया था। इसमें प्रच कण होता है। रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड एवं उसके विद्यार्थी हैंस गीगर और हंसेट मार्सन ने सोने की बहुत ही पतली पत्ती पर अल्फा कणों की बौछार कर परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। इस मॉडल के अनुसार परमाणु का धनावेश तथा अधिकांश द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित था। परमाणु के इस अति अल्प भाग को रदरफोर्ड ने नाभिक कहा। नोट: रदरफोर्ड की गणना करके दिखाया गया कि नाभिक का आयतन परमाणु के कुल आयतन की तुलना में अत्यंत कम या होता है। परमाणु की त्रिज्या लगभग 10⁻⁻10 मीटर होती है, जबकि नाभिक की त्रिज्या लगभग 10⁻⁻15 मीटर होती है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ हो जिसमें कक्षा कहा जाता है, ये तेजी से घूमता है। इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में आकर्षण के स्थिर वैद्युत बलों द्वारा बंधे होते हैं। रदरफोर्ड मॉडल की दोष। रदरफोर्ड मॉडल किसी परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाता। यह मॉडल इलेक्ट्रॉनिक संरचना के बारे में कुछ भी वर्णन नहीं करता, अर्थात इससे यह पता नहीं चलता कि ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किस प्रकार विद्यमान हैं और इनकी ऊर्जा क्या है। परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर।
किसी तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। यानी जब एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक की बात की जाएगी तो प्रोटॉनों की संख्या की बात की जाएगी। प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक। द्रव्यमान संख्या या मास नंबर किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर हमारा द्रव्यमान संख्या या मास नंबर मिल जाएगा। यानी मास नंबर या द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। क्वांटम संख्या या क्वांटम नंबर स्पेक्ट्रम रेखाओं की सूक्ष्म प्रकृति समझने तथा इलेक्ट्रॉन को ठीक ठीक स्थिति का वर्णन करने हेतु 4 क्वांटम संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। पहला है मुख्य क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यह एक धनात्मक पूर्णांक होता है। इसका मान 1, 2, 3 आदि हो सकता है। n का मान बढ़ने से अनुमत कक्षकों की संख्या बढ़ती है। इसे n² द्वारा दिया जाता है। यह इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करती है। n के बढ़ने से कक्षक की ऊर्जा बढ़ेगी। हम लोग बात करेंगे अब दिगंशी क्वांटम संख्या या एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। इसको स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं। यह इलेक्ट्रॉन कक्षक ऑर्बिटल का त्रिविमीय आकृति प्रकट करती है। यानी L का न्यूनतम मान 0 तथा अधिकतम मान n-1 होता है। थर्ड, चुंबकीय क्वांटम संख्या या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m से। यह उप ऊर्जा स्तरों के कक्षकों या ऑर्बिटल को प्रदर्शित करती है। m का मान L के मान पर निर्भर करता है। किसी L के लिए m का मान +L से लेकर -L तक होते हैं, शून्य सहित। चक्रण क्वांटम संख्या या स्पिन क्वांटम नंबर ms। 1925 में जॉर्ज उल्हेनबैंक और सैमुअल गॉड्स स्मिथ ने एक चौथी क्वांटम संख्या को उपस्थित प्रतिपादित की, जो इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण क्वांटम संख्या ms कहलाई। यह इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को प्रदर्शित करती है। किसी चुंबकीय क्वांटम संख्या m के लिए चक्रण क्वांटम संख्या s का मान +1/2 और -1/2 होता है। नोट: क्वांटम यांत्रिकी का मूल समीकरण श्रोडिंगर द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इसके लिए 1933 में इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। नेक्स्ट, पाउली का अपवर्जन नियम। इसके अनुसार एक दिए गए परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों ओर क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता है। अतः यदि 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए n, l और m के मान 1 हो तो उनका चक्रण विपरीत होगा। हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि वो रिक्त कक्ष प्राप्त या अवेलेबल हैं, अर्थात जब तक संभव है इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहते हैं। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। इसके अनुसार किसी कण की स्थिति, पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ यथार्थ एग्जैक्ट निर्धारण करना असंभव है। आओ-बाओ का नियम। इस नियम के द्वारा तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए विभिन्न परमाणु कक्षकों की ऊर्जा बढ़ाने का क्रम इस प्रकार से होता है: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p और 7s। दोस्तों, वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स के लिंक से वहाँ से बुक्स आप परचेज कर सकते हैं और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।